everybody, I am Deepika from Learno Hub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जो कि है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1, What are the factors affecting the rate of diffusion? तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन के रेट को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहली बार डिफ्यूजन होता क्या है? डिफ्यूजन बेसिकली एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है, राइट? पैसिव ट्रांसपोर्ट मतलब कि इस ट्रांसपोर्ट के होने में कहीं पर भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? यहाँ पर क्या होता है? इट वर्क्स अलोंग the concentration gradient, right? It works along the concentration gradient. क्लियर? तो होगा क्या कि अगर मान लो हमारे पास ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, अब यहाँ पर से थोड़े से हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, थोड़े से मॉलिक्यूल्स हैं, और इस तरफ पर हमारे बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। तो होगा क्या कि इस मेम्ब्रेन से इस तरफ को, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम है, उस तरफ को मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, और तब तक मूव करेंगे जब तक दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। से यहाँ पर थे 5 और यहाँ पर थे 10, तो जब तक यहाँ दोनों की तरफ इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं हो जाते हैं, तब तक ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये मूव करते रहेंगे, करेक्ट? तो इनको कौन अफेक्ट करता है? तो सबसे पहली बात जो अफेक्ट करता है दैट इज टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे डिफ्यूजन का रेट भी इंक्रीज होगा। दूसरा है सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा डिफ्यूजन होगी, उतना फास्टर होगा डिफ्यूजन का रेट। डू यू रिमेंबर हम जब ह्यूमन की डाइजेशन पढ़ते हैं तो उसमें ना हम पढ़ते हैं कि इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम बोलते हैं विलाय। तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ना, बेसिकली ये क्या कर रहे हैं? ये सरफेस एरिया ही तो इंक्रीज कर रहे हैं, और यहाँ पर भी तो डिफ्यूजन देखा गया है, राइट? तो इसकी वजह से सरफेस एरिया के इंक्रीज होने की वजह से जो एब्जॉर्प्शन का रेट है वो बढ़ता है, राइट? बढ़ता है ना? तो वैसे ही अगर हम प्लांट्स में भी देखें तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा डिफ्यूजन का रेट भी बढ़ेगा। देन कम्स द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारे पास से यहाँ पर 25 है और यहाँ पर है 100, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, तो जब यहाँ से क्या होगा, इस तरफ को मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे, और जब तक यहाँ पर दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तब तक ये जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है ये टुवर्ड्स द लेफ्ट चलता रहेगा, करेक्ट? सो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देन कम्स द प्रेशर। प्रेशर, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे डिफ्यूजन का रेट भी बढ़ेगा। देन कम्स द परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। तो परमिएबिलिटी, मेम्ब्रेन का परमिएबल होना बहुत ज़रूरी है ताकि एक तरफ से दूसरी तरफ को मॉलिक्यूल्स जा सके। तो जितनी ज़्यादा परमिएबल मेम्ब्रेन होगी उतना ही जो डिफ्यूजन का रेट है वो फास्टर होगा, करेक्ट? सो दीज आर द 5 factors which are responsible for the rate of diffusion, correct? Question number 2, what are porins? What role do they play in diffusion? तो porins basically छोटे छोटे proteins होते हैं। Porins are basically what? They are proteins, right? So they form huge pores. अब ऐसी जगह पर वो पोर्स बना देते हैं मेम्ब्रेन्स में जहां से प्रोटीन्स ने पास होना होता है, करेक्ट? स्मॉल प्रोटीन्स ने। सो दे आर द प्रोटीन्स दैट फॉर्म ह्यूज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया, एंड दे फैसिलिटेट द
स्मॉल प्रोटीन्स टू पास थ्रू ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो ये इतने बड़े पोर्स होते हैं ताकि जो छोटे वाले प्रोटीन्स हैं, जो स्मॉल साइज्ड प्रोटीन्स हैं, वो उनसे इजीली पास कर सकें एट द टाइम ऑफ डिफ्यूजन। करेक्ट। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। पोरिन्स क्या है? पोरिन्स प्रोटीन्स है। क्या बनाते हैं? जो इसका नाम बता रहा है, पोर्स बनाते हैं। किसके लिए पोर्स बना रहे हैं? ताकि जो छोटे साइज के प्रोटीन्स हैं वो पास हो सके। और कहाँ पर बना रहे हैं? मेम्ब्रेन में बना रहे हैं, आउटर मेम्ब्रेन में। आउटर मेम्ब्रेन किस किस में पड़ी है? क्लोरोप्लास्ट में पड़ी है, मतलब प्लास्टिड्स में पड़ी है, माइटोकॉन्ड्रिया में पड़ी है। करेक्ट। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय प्रोटीन पंप्स ड्यूरिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो हमने सबसे पहले एक ट्रांसपोर्ट पढ़ा था जब हम डिफ्यूजन की बात कर रहे थे। तो हमने बोला था कि जो डिफ्यूजन होता है, सो दिस डिफ्यूजन इज which kind of a transport? It is a passive transport and it is a type of a transport where ATP is not required, राइट। तो जो मूवमेंट था ना मॉलिक्यूल्स का, वो हो रहा था फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग वो मूव कर रहे थे पार्टिकल्स। लेकिन कुछ ऐसी सिनेरियोज होते, कुछ ऐसे प्लांट सेल में कुछ ऐसे फंक्शंस होते, कुछ ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जिनमें कि जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है ना, उसके अगेंस्ट वर्क किया जाता है। तो वहां पर हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? वहां पर हमें ज़रूरत होती है प्रोटीन पंप्स की। ये जो प्रोटीन पंप्स हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब कि अब यहाँ पर एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और एनर्जी किस फॉर्म में हमें मिलेगी? एटीपी की फॉर्म में। और इस एनर्जी की हेल्प से, इस एटीपी की हेल्प से जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है वो होगा, राइट। सो दीज आर द protein pumps. Basically they are the carrier proteins that help in the transport of solutes across the cell membrane using energy, right, even against the concentration gradient. करेक्ट। तो यहाँ पर जो मूवमेंट है सॉल्यूट पार्टिकल्स का, सॉल्यूट पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसमें एटीपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ये बेसिकली एक्टिवेट कर देती है इन प्रोटीन पंप्स को। और ये जो प्रोटीन्स हैं, ये जो फिर अब ये कैरियर प्रोटीन्स हैं, दे बेसिकली पिक अप द सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम आउटसाइड और उनको डिलीवर कर देते हैं टू द इनसाइड ऑफ द सेल। और बहुत सारे ऐसे प्रोटीन पंप्स हैं जैसे कि सोडियम पोटेशियम है, कैल्शियम पंप्स हैं। तो ये अलग अलग तरह के प्रोटीन पंप्स हैं जो हमें प्लांट्स में हमने देखे हैं और पढ़े हैं। करेक्ट। तो क्या काम है इनका? इनका काम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराना। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब कि जो मूवमेंट हो रही है सॉल्यूट्स की, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है सॉल्यूट्स का, वो जाएगा फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो उसमें क्या लगेगी? एनर्जी लगेगी। एनर्जी जो है, उस एनर्जी से जब एनर्जी एटीपी की फॉर्म में एनर्जी आएगी तो उससे प्रोटीन पंप्स एक्टिवेट होंगे और ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट होगा। करेक्ट, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन व्हाई प्योर वाटर हैज मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल। तो अगर हम वाटर पोटेंशियल की बात करें, ये हमें क्या बताता है? ये हमें वाटर की मूवमेंट के बारे में बताता है कि कितने इजीली वाटर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रहा है, वो हमें बताता है वाटर पोटेंशियल। अब ये बोला गया है कि हमने ये पढ़ा है कि जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर जो है उसका मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होता है। तो ऐसा क्यों है? तो देखो, जब हम प्योर वाटर की बात कर रहे हैं तो प्योर वाटर जो है उसमें कुछ भी डिजॉल्व नहीं है, वो सिर्फ सादा पानी है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स ही है उसमें कोई सॉल्यूट डिजॉल्व्ड नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, हम जो वाटर पोटेंशियल है उसको लेते हैं 0। करेक्ट। तो इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, उनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है और वो अपने हिसाब से एक रैंडम मूवमेंट वो वाटर मॉलिक्यूल्स शो करते हैं। सो दे आर ऑलवेज इन अ कांस्टेंट रैंडम मोशन। करेक्ट। सो जब इसमें हम डाल देते हैं सॉल्यूट, अब हमारा पहले तो था प्योर वाटर में अब हमने डाल दिए सॉल्यूट।
करेक्ट। तो सॉल्यूट डालने पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाती है कम, और वैसे ही इनकी फ्री एनर्जी जो है वो हो जाती है कम मॉलिक्यूल्स की। क्यों हो जाएगी? क्योंकि पहले तो ये सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स थे, तो ये रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे थे, इनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी थी। लेकिन अब इस पानी में ना, ये जो पानी था ना, अब इसमें आ गए हैं कुछ सॉल्यूट्स जो कि हिंडर कर रहे हैं इनकी मूवमेंट, राइट। तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, फ्री एनर्जी भी कम हो गई, करेक्ट। सो दिस इज द रीजन व्हाई प्योर वाटर हैज मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल। और मतलब कि ये मेम्ब्रेन के अराउंड कैसे मूव करता है, तो जो प्योर वाटर होता है वो सबसे इजीली मूव करता है, उसका पोटेंशियल ज्यादा होता है मूवमेंट का। तो इसको हम डिनोट करते हैं वाटर पोटेंशियल को, इसका जो यूनिट है दैट इज SI यूनिट इज, सॉरी, इट इज पास्कल, राइट। सो दिस इज द रीजन व्हाई वाटर, प्योर वाटर हैज मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। सबसे पहले है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो अगर हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की बात करें तो डिफ्यूजन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी सॉलिड के, लिक्विड के, गैस के, वो मूव करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट भी बोल रहे थे, राइट। रिमेंबर हमने पढ़ा था। देन कम्स ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो मूवमेंट होता है ना मॉलिक्यूल्स का, वो होता तो हायर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही है। मतलब कि अगर ये एक मेम्ब्रेन है, अब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स से 5 है, यहाँ पर 15 है, तो यहाँ से यहाँ को ही मूवमेंट होगा, फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ को ही मूवमेंट होगा। लेकिन ऑस्मोसिस के केस में ये होता है थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आई हैव रिटन SP। सो व्हाट इज दिस SP? दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, राइट। सो दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बस इतना सा ही फर्क है, जो मूवमेंट है दोनों में फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ही हो रहा है, करेक्ट। देन कम्स द डिफ्यूजन। अगर हम डिफ्यूजन की बात करें ना, तो डिफ्यूजन सॉलिड्स में भी होता है, लिक्विड्स में भी होता है, गैसेस में भी होता है। लेकिन अगर हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ऑस्मोसिस हमें सिर्फ लिक्विड मीडियम में ही देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट इज वेरी सिंपल, जो हम फर्स्ट केस में पढ़ रहे थे, क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो डिफ्यूजन के केस में तो हमें कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ऑस्मोसिस के केस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए होती है। इट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ऑस्मोसिस, करेक्ट। सो सिंपल एंड क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, B पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन। तो हमें पता है कि दोनों ही केस में क्या हो रहा है, पानी जो है वो इवेपोरेट हो रहा है एक तरह से, है ना, सोचने में यही लगता है। लेकिन इन दोनों प्रोसेसेस में भी बहुत फर्क है। तो अगर हम ट्रांसपिरेशन की बात करें, ट्रांसपिरेशन हमने कहाँ पर पढ़ा है, हमने पढ़ा है प्लांट्स के केस में। तो प्लांट्स में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है थ्रू स्टोमेटा, ठीक है। जो एक्सेस वाटर है प्लांट से वो बाहर निकल जाता है थ्रू दीज टाइनी पोर्स कॉल्ड एज स्टोमेटा। वहीं पर अगर हम इवेपोरेशन की बात करें तो इवेपोरेशन होता है किसी भी फ्री सरफेस पे, किसी भी फ्री सरफेस पे से बारिश हुई, एक जगह पे बहुत सारा पानी खड़ा हो गया, कुछ पानी तो वो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेगी और बाकी कहाँ जाएगा, बाकी सीधा इवेपोरेट हो जाएगा, करेक्ट। वैसे ही एक जो वाटर साइकिल हम पढ़ते हैं, काफ़ी छोटी क्लासेस से हम वाटर साइकिल पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें हमने देखा है जो सीज हैं, लेक है, ओशंस हैं, रिवर्स हैं, इन सब से इवेपोरेशन होता है। जो अपर लेयर होती है वाटर की, वहाँ से पानी जो है ना वो इवेपोरेट होता रहता है। ज़्यादा हायर टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा पानी इवेपोरेट होगा, राइट। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं बेसिकली जो जिस पे डिपेंड करती है इवेपोरेशन। आप एक पानी का ग्लास अभी भर के रख लो, ठीक है, अब उसको कल सुबह देखना, तो आप देखोगे आपने उसको पूरा भर के रखा था, या आप मार्क कर लो आपने कितना भरा था उसको, ठीक है। उसको वैसे ही रहने दो, कल सुबह देखना, तो आप देखोगे कि उसका जो लेवल है ना वो कम हो गया होगा, क्योंकि वहां से क्या हो गई है, इवेपोरेशन। सो जो इवेपोरेशन है वो किसी भी फ्री सरफेस पे देखने को मिलती है, लेकिन ट्रांसपिरेशन सिर्फ प्लांट्स में देखने को मिलती है। अगर हम ट्रांसपिरेशन की बात करें तो ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब कि ये जो
इसमें ना ऐसा नहीं है कि ये बस ऊपर ऊपर से पानी वेपोरेट हो रहा है या लीव्स में पानी है, नहीं, ये उसकी जो प्लांट्स के अंदर जो इनका पूरा लाइफ प्रोसेसेस चलते हैं ना, उस पर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से पानी वेपोरेट हो रहा है। और स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं तो ही वेपोरेट हो रहा है, अगर पानी कम है प्लांट्स के अंदर तो स्टोमेटा ही क्लोज हो जाते हैं, वो पानी को वेपोरेट होने ही नहीं देते, मतलब पानी का लॉस होने ही नहीं देते हैं थ्रू दी स्टोमेटा। वहीं पर अगर हम इवेपोरेशन की बात करते हैं तो वो एक जस्ट फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, कोई इंटरनल प्रोसेस, कोई लाइफ प्रोसेस कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ट्रांसपिरेशन में लिविंग सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ऑब्वियसली होते हैं, हमने अभी क्या बोला कि स्टोमेटा जो है वो स्टोमेटा में भी गार्ड सेल्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं ट्रांसपिरेशन को, प्लांट में कितना पानी है, उसको कितने पानी की जरूरत है, ठीक है, उसके हिसाब से जो पानी है, जो ट्रांसपिरेशन है वो होती है। लेकिन अगर हम इवेपोरेशन की बात करें तो इसमें कोई भी लिविंग सेल्स इन्वॉल्व नहीं है। अगर सी से पानी इवेपोरेट हो रहा है तो वहां कौन सी लिविंग सेल है, कोई लिविंग सेल नहीं, वो जस्ट एक फिजिकल प्रोसेस है, करेक्ट। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इट अकर्स थ्रू क्यूटिकल्स, लेंटिसेल्स और स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन। वहीं पर अगर हम इवेपोरेशन की बात करते हैं तो कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है, इट कैन अंडरगो इवेपोरेशन, कोई भी लिक्विड सब्सटेंस, ठीक है, तो वो सारे के सारे सब्सटेंसेस जो हैं दे अंडरगो दिस प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वेपर प्रेशर है, डिफ्यूजन का प्रोसेस है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, प्लांट्स के अंदर जो भी प्रोसेसेस हैं, पानी कितना है, कितनी रिक्वायरमेंट है, मिल बहुत ज़्यादा है, जैसे बारिश है तो बहुत ज़्यादा पानी है तो रूट्स को कॉन्टिन्यूसली मिल रहा है। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनके बारे में, तो हमने देखा था कि उनमें जो लीव्स है ना, दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स और थॉर्न्स, तो वो इतना कम सरफेस है ना लीव्स का, ताकि पानी, क्योंकि वहां पर बहुत कमी है पानी की, ताकि पानी किसी भी वजह से ऐसा ना हो कि पानी जो है वो लूज हो प्लांट से और प्लांट्स को अपने लिए पानी ना मिले, तो देयर आर डिफरेंट अडेप्टेशंस आल्सो, राइट। सो ट्रांसपिरेशन के ना बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं इवेपोरेशन की, तो इवेपोरेशन बेसिकली जो हमारे ये एबायोटिक कंडीशंस हैं, जैसे एयर करंट है या फिर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, कितनी ह्यूमिडिटी है एयर में, उन सब चीज़ों पे इवेपोरेशन डिपेंड करता है, करेक्ट। ओके, सो आई होप दीज आर क्लियर टू यू, हमें ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन के डिफरेंसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सी पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डेवलप होता है इन ऑस्मोटिक सिस्टम, किसकी वजह से, ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर। वहीं पर जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है वो होता है लोअरिंग ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ अ वाटर इन अ सिस्टम। एक सिस्टम में जहां पर पानी है उसमें उसकी फ्री एनर्जी कम करनी है, कैसे कम करेंगे, अभी हमने पहले पढ़ा था कैसे कम होगी, जब हम उसमें सॉल्यूट डालेंगे, ठीक है, तो उसकी फ्री एनर्जी कम हो जाएगी। सो दैट इज व्हाट, दैट इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर, और जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो किसकी वजह है, ड्यू टू द प्रेजेंस और द एंट्री ऑफ सॉल्यूट, करेक्ट। वहीं पर अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें ना, तो ये एक कन्फाइंड या क्लोज्ड सिस्टम में हमें देखने को मिलता है और इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। वहीं पर अगर हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल की बात करें तो ये हमें कन्फाइंड सिस्टम में या ओपन सिस्टम में देखने को मिलता है और इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, करेक्ट। Question number 5 D part, differentiate between imbibition and diffusion। तो diffusion तो हमें पता है, diffusion क्या होता है, movement of molecules from the region of higher concentration to region of lower concentration, correct। So this is diffusion। इम्बाइबेशन क्या है, एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है जिसमें कि वाटर मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय सम सॉलिड्स और कोलॉइड्स, और जिससे उनका साइज इंक्रीज हो जाता है। सो कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जांपल, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि अगर आप कुछ सीड्स को पानी में डाल के रखो तो क्या होगा, वो एक सॉलिड है जो कि पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो साइज में इंक्रीज हो जाएगा, करेक्ट, वो डिजॉल्व नहीं होगा बट वो साइज में इंक्रीज हो जाएगा। देन कम्स इम्बाइबेशन। तो इम्बाइबेशन क्या है, इट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड
इट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ कोहेजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, मतलब कितना पानी एब्जॉर्ब करेंगे वो सॉलिड, वो डिपेंड करता है कोहेजन पे, मतलब उन मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन पे, करेक्ट। वहीं पर अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो हमें पता है कि रेट और डायरेक्शन जो है डिफ्यूजन का वो स्पेशली डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे, और उसके सिवा टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी पे, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। Now next part, E part, differentiate between apoplast and symplast pathways of movement of water in plants। तो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट हमने दो पाथवेज पढ़े थे, जिससे हमने पढ़ा था कि इन पाथवेज के थ्रू ही वाटर की मूवमेंट होती है प्लांट्स में। तो ये पाथवेज क्या होते हैं? अगर हम एपोप्लास्ट पाथवे की बात करते हैं तो एपोप्लास्ट पाथवे क्या होता है, इसमें जो वाटर का मूवमेंट होता है ना, वो नॉन लिविंग पार्ट से होता है, ठीक है। कौन से पार्ट से होता है? नॉन लिविंग पार्ट्स से। फॉर एग्जाम्पल कौन से हैं वो नॉन लिविंग पार्ट्स? वो हैं सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस। जो पानी है वो सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू ही मूव करेगा। वहीं पर अगर हम सिम्प्लास्ट पाथवे की बात करें तो इसमें जो मूवमेंट होती है इट इज थ्रू द लिविंग पार्ट्स, correct। So the water enters into the cell sap and then from one cell to another along the concentration gradient। तो वो प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू वो जो प्रोटोप्लास्ट है वो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं और उसी के थ्रू ये पूरी की पूरी मूवमेंट होती है और along the concentration gradient ये वाटर मूव करता जाता है। वहीं पर अगर हम एपोप्लास्ट की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही कम रेजिस्टेंस देखने को मिली है वाटर के पाथवे में, और क्योंकि रेजिस्टेंस कम है तो फ्लो फास्टर है, करेक्ट। वहीं पर अगर हम सिम्प्लास्ट पाथवे की बात करें तो इसमें रेजिस्टेंस देखने को मिलती है क्योंकि लिविंग सेल्स है, इनके अपने कुछ क्राइटेरिया हैं मूवमेंट के, राइट। तो इसमें कुछ रेजिस्टेंस देखने को मिलती है और इसी रेजिस्टेंस की वजह से ये जो पाथवे है ये थोड़ा स्लोअर होता है एज कम्पेयर टू एपोप्लास्ट पाथवे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं फोर्सेस की तो एपोप्लास्ट पाथवे में जो फ्लो है वो होता है ड्यू टू दीज एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूल्स की अपनी इंटरैक्शन की वजह से, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होने की वजह से, कुछ उनकी जो अट्रैक्शन है वो साइड वाले सेल्स की वजह से, तो उन फोर्सेस से ही ये जो पूरा फ्लो है ये ड्राइव होता है, ठीक है। पूरा फ्लो चलता रहता है। वहीं पर अगर हम सिम्प्लास्ट पाथवे की बात करते हैं तो इसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है। साइटोप्लाज्म की मूवमेंट, साइक्लोसिस, प्रोटोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से पूरा फ्लो ड्राइव होता है, पूरा फ्लो चलता है, राइट। अब इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि पानी जो है, जो पानी का मूवमेंट है प्लांट सेल्स में, वो किसकी वजह से किस पाथवे से सबसे ज्यादा होता है, तो जो डोमिनेंट पाथवे है दैट इज एपोप्लास्ट पाथवे, राइट। सो इट इज मोर फास्टर एंड ऑल्सो इट इज द डोमिनेंट पाथवे, मतलब जो मैक्सिमम वाटर का फ्लो है वो होता है विद द हेल्प ऑफ दिस एपोप्लास्ट पाथवे, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, F पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन गटेशन एंड ट्रांसपिरेशन। तो अगर हम दोनों की बात करें ना, दोनों ही इज लाइक लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। तो डिफरेंस कहाँ पर आता है हम वो देखेंगे। तो गटेशन क्या होता है? इट इज वाटर लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स, ठीक है। वहीं पर अगर हम ट्रांसपिरेशन की बात करें तो जो पानी का लॉस होता है, जो पानी मतलब प्लांट्स लूज करते हैं या एक्सक्रीट करते हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, करेक्ट। सो देन अगर हम गटेशन वाला जो पानी है, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में पानी है, जो हम ऐसे कुछ लीव्स हैं, लीव्स के ना साइड पे कई बार आप देखोगे यहाँ पर आपको वाटर मॉलिक्यूल्स दिखाई देते हैं, सो दैट इज गटेशन, करेक्ट। अब ये जो लिक्विड ड्रॉप्स हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे ना, अगर आप इनको स्टडी करोगे तो यू विल फाइंड इसमें पानी तो है, उसके साथ साथ शुगर भी देखने को मिलेगी, अमाइनो एसिड्स भी मिलेंगे, सॉल्ट्स भी मिलेंगे, मतलब कि ये प्योर वाटर तो नहीं है, इसमें और भी चीज़ें एडेड हैं। वहीं पर अगर हम ट्रांसपिरेशन की बात करते हैं तो ट्रांसपिरेशन में जो वाटर वेपर्स लूज होते हैं दे आर प्योरली वाटर, ठीक है, वो प्योर वाटर होते हैं, उनमें कुछ भी और एडेड मिक्सचर नहीं होता है। देन कम्स गटेशन। गटेशन जो होता है ये होता है यूजुअली कोल्ड आवर्स में, जैसे कि रात को होगा या फिर अर्ली मॉर्निंग में होगा, दिन में नहीं होता है।
ट्रांसपिरेशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसपिरेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जब धूप होती है, दिन होता है, तब होती है ट्रांसपिरेशन। अगर हम गटेशन की बात करें तो गटेशन इट अकर्स थ्रू हाइडाथोड्स, ठीक है, और ये कहाँ पर होते हैं, यहीं पर, ये जो लीफ के साइड्स होते हैं ना, यहीं पर ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं विच आर नोन एज हाइडाथोड्स, और वहां से गटेशन होती है। करेक्ट, वहां से पानी का लॉस होता है एक प्लांट में या एक लीफ में। ट्रांसपिरेशन जो होता है वो लेंटिसेल से भी हो सकती है, स्टोमेटा से भी हो सकती है, और क्यूटिकल से भी हो सकती है। अगर गटेशन को हम डीपली स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि गटेशन सिर्फ तब होती है ना जब पानी का जब एक प्लांट ऐसी जगह पर रह रहा है जहां पर पानी की डेफिशिएंसी नहीं है, मतलब देयर इज इनफ वाटर। करेक्ट, सो इससे गटेशन से कभी भी प्लांट की विल्टिंग नहीं होती है, मतलब कि कभी भी प्लांट ऐसे मुरझा नहीं जाता है ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। लेकिन ट्रांसपिरेशन में ये जो विल्टिंग है ये पॉसिबल है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन कहीं भी हो जाती है, मतलब अगर प्लांट जो है वो वाटर डेफिशिएंट कंडीशंस में भी है तो भी ट्रांसपिरेशन होती रहती है। और एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन की वजह से, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स की वजह से प्लांट्स में विल्टिंग देखी गई है। करेक्ट, सो आई होप दीज डिफरेंसेस आर क्लियर टू ईच वन ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 6, briefly describe water potential, what are the factors affecting it। तो water potential क्या है? water potential क्या है? एक difference है एनर्जी में, फ्री एनर्जी में। किसकी फ्री एनर्जी में? ऑफ वाटर इन अ सॉल्यूशन ओवर इट्स प्योर स्टेट एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। से हमने दो सिस्टम्स ले लिए, ठीक है, ये जो है यहाँ पर है हमारे पास प्योर वाटर, और यहाँ पर क्या है, एक सिस्टम है जिसमें से हमारे पास कुछ सॉल्यूट है। करेक्ट, सो दीज आर द टू सिस्टम्स, सेम प्रेशर पे हैं, ये सेम टेम्परेचर पे हैं, तो हमने इनको कंपेयर करना है, ठीक है। सो इट विल रिप्रेजेंट वाटर पोटेंशियल। क्या पोटेंशियल है वाटर का, क्या मूवमेंट है वाटर की, राइट। सो दिस इज वाटर पोटेंशियल। देन कम्स व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग द वाटर पोटेंशियल। कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो वाटर पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं। तो अगर हम वाटर पोटेंशियल की बात करें ना तो इसको हम साई डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये हमें हेल्प करेगा फैक्टर्स को समझने में। तो फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो फैक्टर्स में सबसे पहले है साई एस, दैट इज सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद है साई पी, दैट इज प्रेशर, कितना प्रेशर है, और तीसरा है साई जी, दैट इज ग्रेविटी। तो साई डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है, और इसी से हमें इसके फैक्टर्स भी समझ आ जाएंगे। तो इन तीन फैक्टर्स के ऊपर, सॉल्यूट, प्रेशर और ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है वाटर का पोटेंशियल। करेक्ट, तो वाटर, अगर हमारा सॉल्यूट, अगर हमारे पास एक प्योर वाटर है और अगर हम उसमें सॉल्यूट ऐड करते हैं, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन उस पर्टिकुलर वाटर में ऐड हो रही है, उस पर्टिकुलर सिस्टम में ऐड हो रही है, तो उससे क्या होगा, उससे उसकी फ्री एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। इसका मतलब कि अगर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है तो जो वाटर का पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रहा है। करेक्ट, दूसरा है प्रेशर। तो प्रेशर के साथ ना दो तरह के इसके रिलेशंस हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव प्रेशर लग रहा है तो जो वाटर पोटेंशियल है वो इंक्रीज होगा, अगर नेगेटिव प्रेशर लग रहा है तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। करेक्ट, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपेंस व्हेन प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू प्योर वाटर और अ सॉल्यूशन। तो हम वाटर पोटेंशियल पढ़ते आ रहे हैं बहुत देर से, हम प्रेशर के बारे में भी पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या होगा जब हम एक प्योर वाटर को या फिर हम किसी सॉल्यूशन में प्रेशर अप्लाई करेंगे ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उससे क्या होगा। तो जब भी प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेंगे हम, तो उससे उस प्योर वाटर की या फिर सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, बेसिकली द मूवमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, या फिर हम फ्री एनर्जी, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं एक सॉल्यूशन को प्योर वाटर
के साथ, मतलब वाटर पोटेंशियल्स को, तो हम फ्री एनर्जी का कंपैरिजन करते हैं, राइट। तो इसमें कि मूवमेंट क्या होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अगर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, तो हमने पढ़ा था ना कि पॉजिटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर, अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो उसकी वजह से जो मूवमेंट है, जो वाटर पोटेंशियल है, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ए पार्ट, with the help of well labeled diagrams describe the process of plasmolysis in plants giving appropriate examples। तो हमें डायग्राम बनाना है और डायग्राम की हेल्प से हमें बताना है कि प्लाज्मोलाइसिस कैसे होती है और हमें एक एग्जाम्पल भी देना है। तो देखो, पहली बात है कि जो प्लाज्मोलाइसिस है वो क्या होती है। तो प्लाज्मोलाइसिस बेसिकली होता है साइटोप्लाज्म का श्रिंकेज, ठीक है। सो इट इज व्हाट, इट इज साइटोप्लाज्म श्रिंकेज, मतलब साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है। और क्यों होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। सो इट इज द श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सेल अवे बिकॉज ऑफ द अवे फ्रॉम द सेल वॉल। अब क्योंकि हम प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि यहाँ पर एक एडिशनल लेयर है दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। तो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है ना, वो श्रिंक हो जाता है, सेल वॉल से दूर हो जाता है, करेक्ट। अब ये क्यों होता है, जब हम एक सेल को रखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, कौन से सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये कौन से सॉल्यूशन होते हैं, ये वो सॉल्यूशन होते हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है, जो सॉल्यूट की, अगर या हम सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो इनकी जो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर्ड टू साइटोप्लाज्म, करेक्ट। तो इनकी जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है, करेक्ट। तो हमने डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सब तो पढ़ ही रखा है, तो आगे हमें पता है कि क्या होता है। सो नाउ, तो अब क्या होगा, अब क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द सेल साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पर मूवमेंट होगा वाटर का फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अब ये एक लेयर है से, यहाँ पर है हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर क्योंकि पानी ज़्यादा है तो ये जो यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करेंगे टू दिस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, बाहर की तरफ को, सेल से जो पानी है ना वो बाहर की तरफ को, सेल के बाहर जाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म है ना वो श्रिंक हो जाता है। तो वो हमें कुछ ऐसा लगता है, ये एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल है जिसमें वाटर की मूवमेंट बाहर की तरफ को होती है और जिसकी वजह से सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाता है। तो जब भी हम एक प्लांट सेल को हम किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो वाटर जो है इट मूव्स अवे फ्रॉम द सेल, इट मूव्स आउट ऑफ द सेल एंड साइटोप्लाज्म श्रिंक, और उस सेल को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो ये हमें समझ आ गया। ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, हमसे एक एग्जाम्पल भी पूछा है। तो अगर आप एक अनियन सेल को आप इसको रख देते हो कहाँ पर, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और यू कैन से हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में, तो उस केस में भी हमें इन सेल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी है, तो वो जो वाटर है इट विल मूव आउट ऑफ द सेल और उसकी वजह से जो सेल्स हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाता है। क्लियर। तो इसके सिवा बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, मतलब फ्लेसिड और टर्जिड को अब हम इसके बाद में डिस्कस करते हैं। तो आई होप ये जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, ये जो ए पार्ट है वो आपको क्लियर हुआ है कि प्लाज्मोलाइसिस कब हो रही है, जब एक सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख रहे हैं। प्लाज्मोलाइसिस है क्या, साइटोप्लाज्म का श्रिंकेज। तो अब साइटोप्लाज्म क्यों श्रिंक हो रहा है, क्योंकि पानी जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म से बाहर जा रहा है, इसलिए साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जा रहा है। Clear? Now B part. So B part says explain what will happen to a plant cell if it is kept in a solution having higher water potential. तो अगर हमने एक सेल को ऐसी कंडीशन में रखा है जहाँ पर वाटर पोटेंशियल बहुत हाई है, इसका मतलब क्या है कि जो फ्री मूवमेंट है
जो फ्री एनर्जी है वो बहुत हाई है और जो वाटर का मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह को वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सेल को क्या होगा। तो अगर हम एक प्लांट सेल को एक ऐसी जगह पर रखते हैं जिसका वाटर पोटेंशियल बहुत हाई है, तो इसका मतलब है कि हमने उसको कहाँ पर रखा है, कहाँ पर रखा है, एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू द सेल। तो ये कौन सा सॉल्यूशन हुआ, ये हुआ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, करेक्ट। तो आपको इससे इसको रिलेट करना पड़ेगा। सो द वाटर विल एंटर इनटू द सेल। अब लास्ट कंडीशन में क्या था कि सेल के अंदर पानी जो था वो ज़्यादा था और बाहर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी, और इस कंडीशन में क्या है कि बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो अब इस केस में मूवमेंट कहाँ को होगा, इस केस में मूवमेंट होगा इनसाइड द सेल। सो वाटर विल मूव इनटू द सेल, ठीक है, एंड विल डेवलप अ टर्गर प्रेशर, करेक्ट। सो ये जो सिचुएशन है ये है सिचुएशन सी। यहाँ पर द वाटर फ्रॉम आउटसाइड द सेल will move into the cell and this will lead to, अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी ना, it will go towards the, कहाँ पर, towards this प्लाज्मा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल को और पुश करेगी, थोड़ा और इंक्रीज करने के लिए, ताकि वो जो आ रहे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अकोमोडेट हो सके विद इन द सेल, करेक्ट। सो दिस इज द सिचुएशन सी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब हमारे पास बचती है ये एक सिचुएशन बी। इसमें क्या है, ये एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसे सॉल्यूशन में हमने सेल को रखा है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन और सेल के अंदर की सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बराबर है। तो हो क्या रहा है, अंदर से पानी बाहर जा रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है, लेकिन जो मूवमेंट है ना वो इक्वल है, ठीक है। मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा, बट वो जो मूवमेंट है ना वो हो रही है, लेकिन वो इक्वल है, मतलब उससे कहीं पर भी वो एक मेंटेन, मतलब एक कांस्टेंट वाली सिचुएशन है, मेंटेन्ड सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है, सो दैट इज अ नो चेंज, करेक्ट। लेकिन इस केस में टर्जिड सेल में ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाहर की तरफ सेल वॉल है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये मूव होती है टुवर्ड द सेल वॉल और वो उसको भी पुश करती है ताकि थोड़ा स्पेस बने वाटर मॉलिक्यूल्स को अकोमोडेट करने में। तो ये जो 3 सिचुएशंस है ना, इस क्वेश्चन में आपसे 2 पूछी गई थी जिसमें आपको वाटर पोटेंशियल को इन सॉल्यूशन से रिलेट करना था, लेकिन ये 3 सिचुएशंस जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जब भी इनको पढ़ें ना, इनको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द बोर्ड एग्जाम्स और योर स्कूल एग्जाम्स, बट जब हम इनकी बात करते हैं नीट के लेवल पर, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब हमेशा पूछे गए हैं। तो आपको ये जो 3 है, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, टर्जिड सेल और फ्लेसिड सेल का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक। आइसो मीन सेम, सिमिलर काइंड, तो दोनों अंदर सेल के अंदर और बाहर सेम ही सिचुएशन है, ठीक है। तो बेसिकली मूवमेंट तो हो रहा है लेकिन वो एक बैलेंस्ड सा मूवमेंट है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि जो बाहर जो सॉल्यूशन है ना उसकी कॉन्सेंट्रेशन हाइपर है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब जिस सॉल्यूशन में हमने सेल को रखा है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, उसकी सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन, ये जो हम सारी बात कर रहे हैं ना ये हम सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पकड़ लेनी है और उस हिसाब से बात करनी है। तो जब हमने सेल को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, हाइपो मतलब कम, लो, तो वहाँ पर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है, क्लियर। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं वो एकदम हुए होंगे आपको क्रिस्टल क्लियर। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।